हेलो स्टूडेंट्स। सो मेथड ऑफ इंडक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बाइनॉमियल थ्योरम। बेसिकली चैप्टर 4 जो है वो दो पार्ट्स में बोल सकते हो आप डिवाइडेड है। पहला पार्ट था मेथड ऑफ इंडक्शन जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनॉमियल थ्योरम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम देखा जाए इसको तो जेई मेन या जेई एडवांस के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म आता ही आता है बाइनॉमियल थ्योरम से। इसके वेटेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे और बहुत बहुत ही आसान चैप्टर है, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। इसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ज़्यादा लॉजिकल नहीं होने वाला है, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होने वाला है, बहुत इजी चैप्टर है। तो बिल्कुल अगर आप ढंग से देखेंगे समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पहले ये जो बाई शब्द है ना, बाई और नॉमियल, तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो टर्म्स, है ना। जैसे मोनो आपने पढ़ा होगा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब होता है सिंगल। बाई शब्द का इस्तेमाल होता है तो टू बोल सकते हैं या डबल बोल सकते हैं, डबल टर्म्स या टू टर्म्स। और अगर कभी ट्राई शब्द का इस्तेमाल होता है तो थ्री टर्म्स होती है ना। तो बाइनोमियल मतलब दो, है ना। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं और इस टॉपिक को बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल को और अच्छे से आप समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अच्छा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर में ए और बी मतलब दो टर्म्स है, मतलब ये बाइनोमियल है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बोलूँ ए प्लस बी का क्यूब, तो भी आप बता सकते हैं ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। अच्छा, सिंपली अगर मैं पूछूं व्हाट इज ए प्लस बी की पावर वन, तो आप बोलोगे ए प्लस बी, है ना। और अगर मैं पूछूं आपको व्हाट इज ए प्लस बी की पावर फोर, तो भी आप, इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हम ए प्लस बी की पावर फोर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं ए प्लस बी के क्यूब को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ए प्लस बी रेस टू फोर मिल जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस कम्स आउट टू बी ए रेस टू फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी रेज टू फोर, है ना। तो इतना तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मसला क्या है? अब जब जैसे जैसे ये इंडेक्स, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को पावर बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं, या फिर हम इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इसको हम पावर भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी कि जब ये पावर बहुत बड़ी होगी। अगर आपको कोई बोले कि अब बता भाई ए प्लस बी की पावर 20 क्या होगा, तो भैया हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ना। और ए प्लस बी रेज टू ए प्लस बी स्क्वायर पता है, ए प्लस बी क्यूब पता है, ए प्लस बी की पावर फोर पता है, लेकिन ए प्लस बी की पावर 20 निकालने के लिए तो कुछ कुछ ज़रूर कुछ रिजल्ट होगा, या ज़रूर कोई ऐसा पैटर्न होगा जिससे मैं ये बता सकता हूँ। देखो डायरेक्टली तो नहीं कर, ए प्लस बी को 20 बार मल्टीप्लाई तो नहीं करूंगा ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि अगर मैं ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ऐसे 20 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये पैटर्न देखिए, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी मतलब बाई दो दो चीज़ों का सम हो रहा है, मतलब दो चीज़ों का सम है, दो टर्म्स का सम, और उस पर पावर लगी हुई है फोर थ्री। तो ये जो पावर है इसको हम इंडेक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहले पैटर्न देख लिया आप। अच्छा, इससे भी पहले अगर किसी नंबर पे पावर जीरो होती है, हमने बचपन में पढ़ा, जैसे वन की पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी की पावर जीरो की बात करूँ तो क्या आ जाएगा? वन आएगा, है ना। ए प्लस बी की पावर जीरो क्या आता है? वन आता है, मतलब किसी भी चीज़ की पावर जीरो क्या आएगी? वन ही आएगी। अच्छा, तो ये चीज़ अगर हमने अब देखी, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ जीरो की बात कर रहा हूँ तो एक टर्म आ रही है, अगर मैं यहाँ पावर वन की बात कर रहा हूँ तो इसके एक्सपेंशन में दो टर्म्स आ रही है, ए एंड बी। अगर यहाँ पावर टू है तो इसके एक्सपेंशन में तीन टर्म्स आ रही है, एक दो तीन। अगर पावर तीन है तो इसके एक्सपेंशन में चार टर्म्स आ रही है, एक दो तीन चार। इसी तरीके से पावर अगर चार है तो एक्सपेंशन में पांच टर्म्स आ रही है। तो अगर इंडेक्स या पावर n होगा
तो उसमें उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, n+1 आएगी। ये तो हम समझ गए है ना। जितना भी इंडेक्स होगा उसके एक्सपेंशन में एक टर्म उससे ज्यादा आएगी, n+1 आएगा। अच्छा, अब इसको और अच्छे से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंडेक्स लिखता हूँ, और एक बनाता हूँ कोएफिशिएंट, इंडेक्स और कोएफिशिएंट। तो जब इंडेक्स 0 है, तो कोएफिशिएंट क्या है, 1। ऐसे ना, देखो ए और बी की कोई टर्म नहीं है, ए और बी के साथ जो टर्म होती है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जब इंडेक्स 1 है तो कोएफिशिएंट क्या है, ए का कोएफिशिएंट 1, बी का कोएफिशिएंट 1, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 1, ठीक है ना। जब इंडेक्स 2 है तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1, है ना, 1 2 1, ठीक है ऐसे। जब इंडेक्स 3 है तो कोएफिशिएंट क्या है, देखो ना, ये देखो a³ के आगे क्या है, 1, ये भी क्या है, a² के आगे 1 है, b² के आगे 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय b² ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय a² ही होता है। यहाँ पे भी आप 1 ले सकते हो, यहाँ पे भी ऐसे 1 ले सकते हो। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, कोएफिशिएंट 1 3 3 1, है ना, 1 3 3 1, है ना। इसी तरीके से जब इंडेक्स 4 है, तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 then 4 then 6 then 4 then 1, ठीक है। अब इसको आप देखिए, यहाँ मैंने इंडेक्स लिखा, यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट लिखा। तो क्या ये आपको है ना ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल है ना। इसको देखो, इसको हम है ना पास्कल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। देखो ना, बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है कि पास्कल ट्रायंगल इसको बोल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा, देखो जब इंडेक्स 0 है तो कोएफिशिएंट 1 है, जब इंडेक्स 1, सिर्फ कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, ए और बी के साथ जो टर्म्स लगी होती है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जब इंडेक्स 1 है तो कोएफिशिएंट है 1 1, इंडेक्स 2 है तो कोएफिशिएंट है 1 2 1, इंडेक्स 3 है तो कोएफिशिएंट है 1 3 3 1, इंडेक्स 4 है तो कोएफिशिएंट है 1 4 6 4 1, ठीक है। तो आई होप इतना तो हमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये जो कोएफिशिएंट 1 है, इसका इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 0 है। तो इंडेक्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, अच्छा याद करो, एनसीआर याद है आपको, एन का कॉम्बिनेशन आर के साथ, है ना, एनसीआर। तो जो इंडेक्स होगा ना वो एन का रोल प्ले करेगा। तो इंडेक्स अगर एन का रोल प्ले कर रहा है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0C0, चेक करिए, ठीक है ना। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इंडेक्स इस कोएफिशिएंट 1 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जब इंडेक्स 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है, तो ये होगा 1C0, ठीक है ना, ये 1C0 और ये हो जाएगा 1C1, ठीक है। ये चीज हो गई मेरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0C0, मतलब 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 1 ही आएगा, ठीक है। ये 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ इंडेक्स 1 है तो 1 एन का रोल 1 से करेगा, 1C0 और ये हो जाएगा 1C1, ठीक है। ये पास्कल्स ट्रायंगल है, हाँ ये हो गया 1C1। अब आप समझदार हो, यहाँ आप इंडेक्स 2 हो गया है तो ये 1 क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा 2C0, ये 2 क्या हुआ होगा, ये 2 हो गया होगा 2C1, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ठीक है। जब मैं, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा टिचपिच हो जाएगा, वापस से मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज अच्छे से समझिएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंडेक्स 0 मतलब n बराबर 0, तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 1, तो इस 1 की जब मैं बात कर रहा हूँ, इस 1 को, तो इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0C0, है ना, क्योंकि n का वैल्यू 1 है, ठीक है। n का वैल्यू 0 है, इंडेक्स पावर क्या है, पावर 0 है, और यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो पावर 0 है तो n 0 हो गया,
और आर तो हमेशा क्या होगा, 0 से कम ही होगा ना, तो 0 से 0। अब यहाँ n का वैल्यू अब क्या हो गया, 1 हो गया, तो पहला ये 1 हो जाएगा 1c 0, और ये वाला 1 हो जाएगा 1c 1, है ना। नीचे जो होता है r जो होता है वो 1 से मतलब n से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है या उसके बराबर होता है। अब यहाँ से इस 1 को लिखने का तरीका देखो, इस 1 को लिखने का तरीका हो जाएगा 2c 0, इस 2 को लिखने का तरीका हो गया 2c 1, और इस 1 को लिखने का तरीका हो गया 2c 2। चेक कर लीजिए, 2c 0 एंड 2c 2 सेम ही होते हैं, 1 1, और 2 कब आएगा, जब 2c 1 निकालूंगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, जब पावर 3 है, इंडेक्स जब 3 है, तो ये 1 कैसा आया होगा, ये 1 आया होगा 3c 0, देन 3 कैसा आता है 3c 1, फिर 3c 2 एंड देन 3c 3, इस तरीके से। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, कोएफिशिएंट 1 को हमने लिखा 0 c 0, 1 क्यों, क्योंकि इंडेक्स 0 है, तो n का रोल 0 ने प्ले किया, 0 c 0। फिर यहाँ 2 टर्म्स आई, n का रोल 1 प्ले करेगा, तो 1c 0 1c 1। फिर यहाँ 3 टर्म्स आई, n का रोल 2 प्ले करेगा, तो 2c 0 2c 1 2c 2। फिर यहाँ 4 टर्म्स आई, n का रोल 3 प्ले करेगा, 3c 0 3c 1 3c 2 3c 3। और फिर यहाँ n की वैल्यू 4 है, इंडेक्स 4 है, तो ये हो जाएगा 4c 0 4c 1 4c 2 4c 3 एंड 4c 4। ठीक है ना, ऐसा। आई होप समझ में आया होगा। देखो पास्कल ट्रायंगल है ये, बिल्कुल 1 0 c 0 1 1 1c 0 1c 1 1 2 1 2c 0 2c 1 2c 2, है ना, इसी तरीके से। सो आई होप समझ में आ गया। तो इंडेक्स जब n होगा, n मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंडेक्स। तो अगर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, है ना। आगे चल के हम फ्रैक्शनल और नेगेटिव इंडेक्स की भी बात करेंगे। फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम जब पॉजिटिव इंडेक्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आई होप ये तो चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। और साथ ही साथ में मैंने आपको एक चीज़ बताई। अच्छा, आप देखिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया a + b का क्यूब और a + b⁴। मैंने a + b² भी बताया था, लेकिन ये देखो, तो यहाँ आता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, है ना। और मैंने आपको बताया a + b⁴, ये मैंने बताया a⁴ प्लस 4a³ b + 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। ये चीजें हमने डिस्कस की, है ना। ओके, अच्छा, अब मैं ये मिटा रहा हूँ इंडेक्स और कोएफिशिएंट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इन दोनों चीजों में नोटिस करो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी हमें बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स निकालना है, तो यहाँ पावर 3 है, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4, और यहाँ 4 है, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स है 5। सोचने वाली बात देखिए, ये है a + b का क्यूब। तो जब मैंने a से बिगिनिंग करी, तो a की पावर 3 थी, a की पावर क्या थी 3, और b क्या था 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो a³ इंटू b की पावर 0, मतलब b है ही नहीं, b की पावर 0, एनी नंबर टू का पावर 0 इज 1, तो ये a³ ही रहेगा। तो देखो, है ना, और यहाँ पर a नहीं है, तो यहाँ लिख सकता हूँ a की पावर 0, है ना, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, a की पावर क्यूब है, मतलब a की पावर 3 है और b की पावर 0 है। अब ये 3 भूल जाओ, नेक्स्ट स्टेप देखो, a की एक पावर कम हो रही है, a³ से बन गया a² और b प्रकट हो गया, है ना। देखो, a कम हो गया, b बढ़ गया, ठीक है ना। a 3 था, तो यहाँ a² हो गया, b यहाँ 0 था, तो b 1 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में a² से वो और एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a, और b एक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा b²। फिर खत्म होते होते लास्ट में क्या हो गया, a गायब हो गया, a 0 हो गया, b³ हो गया। इसी तरीके से देखो, यहाँ a की शुरुआत 4 से हुई थी, 4, फिर a हुआ 3, b आ गया, फिर a हुआ 2, b² आ गया, फिर a हुआ 1, b³ हो गया, फिर a 0 b4 हो गया, है ना। यहाँ सोचने वाली बात यह है, हमेशा देखो,
यहाँ a के ऊपर पावर क्या है 4, a के ऊपर पावर क्या है 3 और b के ऊपर पावर क्या है 1, तो दोनों का सम अगर मैं करूंगा 3 + 1 कितना आता है 4, 2 + 2 कितना आता है 4, 1 + 3 कितना आता है 4 और ये तो 4 है। तो पावर का सम हमेशा क्या आएगा, जो इंडेक्स होगा उसके बराबर ही आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं वो जनरलाइज करके लिख देता हूँ। तो अगर अब मुझे अब देखना आप a + b⁴n निकालना है, a + b⁴n निकालना है, यहाँ पर ध्यान रहे a, b बिलोंग्स टू R, है ना। यहाँ पर a और b क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसका एक्सपेंशन कैसा होगा, अभी अभी मैंने आपको इंडेक्स और कॉम्बिनेशन से समझाया था ना, तो अब आ गई उसकी जनरल बात करने की। तो जनरल बात करेंगे तो a + b की पावर n क्या होगा, nc0 से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा अब इसको, ये मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ये मिटा रहा हूँ, nc0 a⁴n b⁴0। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी प्लस nc1 n में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n-1, और b में से 0 से 1 बढ़ जाएगा तो b की पावर 1। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा nc2 a में से एक और कम हो जाएगा तो n-2, b में एक बढ़ जाएगा तो b²। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी nc3 a में से एक कम हो जाएगा तो n-3, b में से एक बढ़ जाएगा तो ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन, कहाँ तक, फिर NCN a हो जाएगा 0, n-n 0 और b हो जाएगा n। चेक करिए, ठीक है ना, यही तो हमने सीखा है, यही तो मैंने आपको इंडेक्स के तौर पे बताया था। वो इंडेक्स यानी a और b के कोएफिशिएंट nc0 nc1, अभी देखो एग्जांपल के मीडियम से भी हम सीख लेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हमेशा याद रहे, ये हो गया हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर a, b बिलोंग्स टू R, यानी ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, एंड n जो होगा वो नेचुरल नंबर, है ना, उसके लिए बात करी हमने, n नेचुरल नंबर होना चाहिए और a, b कोई भी रियल नंबर्स चलेंगे, ठीक है ना। तो ये है उसका फॉर्मूला, आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ध्यान से देख लीजिए इसको, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने आपको इसीलिए वो पहले a + b² a + b³ a + b की पावर 4 समझाया। अच्छा अब देख लो आप, जैसे मैंने अभी बात करी थी ना a + b का क्यूब, तो a + b का क्यूब हम कैसे करते हैं, आप हमेशा जब भी एक्सपेंशन हो तो ऐसे a की पावर सबसे बड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से हम करेंगे। तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये होता है ना। तो आप देख लो बाइनोमियल से इसको चेक कर लो, है ना। तो बाइनोमियल से इसको चेक करेंगे तो a + b की पावर 3, तो यहाँ इंडेक्स कितना है, पावर कितनी है, यहाँ पर जो n होता है ये n क्या कहलाता है, इंडेक्स, इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। तो पावर कितनी है 3, तो देखो 3c0 a⁵3, b⁵0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप 3c1 a एक कम हो जाएगा, a³ की जगह क्या हो जाएगा a² हो जाएगा और b आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म 3c2 ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b², और फिर लास्ट 3c3 a गायब हो जाएगा b³ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3c0 nc0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा a³, 3c1 की वैल्यू 3 आती है तो ये हो गया 3a²b, 3c2 की वैल्यू भी वही होती है जो 3c1 की होती है तो ये हो गया ab², और 3c3 की वैल्यू वही होगी जो 3c0 की होगी, दैट इज b³। ये हो गया इसका एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आल्सो, है ना। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a + b³ ये होता है। आज हमने ये सीख रहे हैं कि बाइनोमियल की मदद से भी हम इसको खोल सकते हैं, है ना। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स मतलब पॉजिटिव पावर, है ना। तो उसके लिए आज हमने ये भी सीख लिया, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत बहुत ही इजी है ये चीज तो, है ना। कोई भी हाइयर इंडेक्स हाइयर पावर हम किसी भी बाइनोमियल की इस मदद से निकाल सकते हैं।
सिर्फ ये ध्यान रहे कि ए बी रियल होने चाहिए और एन क्या होना चाहिए, नेचुरल, है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अब आपको, एक बार और अच्छे से देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें इस एक्सपेंशन में याद रखनी है, या हम बोल सकते हैं कि इस एक्सपेंशन को देख के हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि हमेशा जब भी इंडेक्स n होगा, है ना, जब भी पावर मान लो वो 10, तो उसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हमेशा उससे एक ज्यादा होगी ना। देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स आती है, क्यूब के एक्सपेंशन में 4 टर्म्स आती है, तो n के एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएगी, n प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, फॉर एनी इंडेक्स से n, the number of terms in the expansion, ये जो खोला है ना इसको एक्सपेंशन करना बोलते हैं, in the expansion is n plus 1, ये चीज याद रहे, ठीक है। दूसरी चीज the sum of the power या index, the sum of the index of a and b should always be equals to 1, should always be equals to n, है ना। देखिए यहाँ a रेज टू n है, b रेज टू 0 है, तो a और b के पावर को जोड़ूं तो n प्लस 0 कितना आएगा, n। यहाँ देखो a की पावर n माइनस 1 है, b की पावर 1 है, तो अगर n माइनस 1 प्लस 1 करूंगा तो भी क्या आएगा, n। यहाँ देखो n माइनस 2 और ये 2, तो n माइनस 2 प्लस 2 क्या आएगा, n आएगा। यहाँ n माइनस 3 प्लस 3, तो n माइनस 3 प्लस 3 क्या आएगा, n आएगा। यहाँ n और यहाँ a की पावर 0, तो n प्लस 0 क्या आएगा, n। तो ये दो चीजें हमें याद रहे कि किसी भी इंडेक्स n की अगर हम बात करेंगे तो उसके एक्सपेंशन में जो आएंगी नंबर ऑफ टर्म्स वो उससे एक ज्यादा आएगी, और दूसरी बात हमेशा a और b की जो पावर का सम होगा वो हमेशा n के बराबर आएगा, ठीक है। तो आई होप ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई होगी, ज्यादा मुश्किल है नहीं याद रखना, कॉमन सेंस ही है, कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन, हमें √3 प्लस √2 की पावर 5 बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सॉल्व करना है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर a क्या है, √3 है, b क्या है, √2 है, और n कितना है, 5 है ना। लगा दीजिए फॉर्मूला, सो यहीं पे लगा देता हूँ डायरेक्ट। तो n का रोल 5 प्ले कर रहा है, तो 5c0 √3 की पावर 5 और √2 की पावर 0, है ना। लिख देते हैं, चलो √2 की पावर 0, फिर प्लस, और आपकी बात 5c1 √3 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 में से 1 कम हो जाएगी 4, और √2 की पावर में 1 आ जाएगा, ठीक है ना, √2 की पावर में 1 आ जाएगा, फिर प्लस, और अब आ जाएगा 5c2 √3 की पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और √2 की पावर में कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर आएगा प्लस, अब आएगा 5c3 √3 का आ जाएगा स्क्वायर और √2 का आ जाएगा क्यूब, फिर प्लस, और अब आ जाएगा 5c4 और √3 की पावर में क्या आ जाएगा, 1, और √2 की पावर में क्या आ जाएगा, 4, फिर प्लस 5c5 और √3 की पावर में आ जाएगा 0, और √2 की पावर में आ जाएगा 5। दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़े, 5 से 6 तो हो गई ना, r की वैल्यू हमेशा n से कम होगी, कम या उसके बराबर होती है। तो इतना एक्सपैंड हो गया है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करते वक्त गड़बड़ ना करिएगा। 5c0 है ना, सबसे पहले 5c0 को सॉल्व करो। तो 5c0 मैंने आपको बताया था nc0 की वैल्यू 1 होती है, आप देख भी लो। 5c0 को कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, तो 5c0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। 5c0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय
√3 की पावर 5, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 5 बार √3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये 2 3 मिलके 3 बन जाएंगे, ये भी 3 बन जाएगा, तो 9√3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 9√3। और किसी भी नंबर की पावर 0 तो क्या होता है, 1 में होता है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी, ये पहला इस वाली टर्म का ये हो गया एक्सपेंशन, है ना। तो 1 इंटू 9√3 इंटू 1 क्या हो गया, 9√3 हो गया। ठीक है, बिठा के लिख देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन क्या आ गई मेरी, 9√3। अब आते हैं इस पर, प्लस 5C1 को जब हम सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो उसकी कैलकुलेशन आएगी 5। ये हो जाएगा 5, √3 की पावर 4 हो जाएगा 9, तो 9 5 जा 45, और 45 इंटू √2 की पावर 1 यानी √2, तो ये हो जाएगा 45√2। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं मैनुअल वर्बली कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5C2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 10, है ना, 10 आएगा। ये 5C2 कितना आएगा, 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय √3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 3√3, 3 इंटू 3 इंटू 3 विल बी 3√3, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2, है ना। तो कितना आ गया, ये 10 2 जा 20, 20 इंटू 3√3 इज 60√3, तो ये हो गया मेरा 60√3। ये क्या आ गया मेरा, 60√3। ठीक है, यानी ये काम भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, है ना। अब आओ इधर, प्लस, अब इसको कैलकुलेट करिए। तो यहां देख सकते हैं 5C3 की वैल्यू वही होगी जो 5C2 की होगी। कितनी आई थी, 5C2 की वैल्यू 10 आई थी, है ना, 5C2 की वैल्यू 10 आई थी, तो 5C3 भी 10 आएगा। देखो 5 - 3 2 होता है, तो ये हो गया 10, है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2। ठीक है, ऐसा, तो ये हो गया 10 3 जा 30 2 जा 60, 60√2 हो गया। इसकी कैलकुलेशन क्या हो गई मेरी, इसकी कैलकुलेशन हो गई 60√2। ठीक है, 4 हो गए। अब आते हैं इधर, प्लस 5C4 की वैल्यू होगी 5, √3 की पावर 1 मतलब √3, और √2 की पावर 4 मतलब √2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 4, है ना। ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, तो 4 इंटू 5 कितना, 20, 20 इंटू √3 विल बी 20√3, ये हो गया 20√3। ठीक है, और अब ये लास्ट 5C5, NCN की वैल्यू क्या होती है, 1, किसी भी नंबर की पावर 0 भी 1, और √2 की पावर 5 का मतलब हो गया 4√5, √2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 4√5, 4√5 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 4, NC5 की वैल्यू 1, √3 की पावर 0 मतलब 1, और √2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 4√2, तो 4√2 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 4, ये हो गया 4। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंशन, है ना, इस बाइनोमियल का √3 प्लस √2 की पावर 5 का ये एक्सपेंशन हो गया। और चाहो तो आप इनको जोड़ना पड़ेगा, जो जो √3 वाली टर्म्स हैं उनको देखो, 9√3 प्लस 60√3 प्लस 20√3, इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 60√3 20 80, और 9 89√3, 89√3, और 45√2 प्लस 60√2 प्लस 4√2, ये कितना आ जाएगा, 109√2, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, एक्सपेंशन करने के बाद ऑफ कोर्स हमें वो देखना पड़ेगा ना कि √3 की टर्म्स कौन कौन सी है, कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है, तो ये और ये √3 के टर्म्स है तो ये जुड़ जाएंगे, 60 20 80 9 89, और 45√2 60√2 यानी 105 प्लस 4 109√2। ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन ये आ गया, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और हर चीज नोटिस कर लो आप, देखो 5 + 0 कितना होता है 5, 4 + 1 कितना होता है 5, 3 + 2, यानी ये देखो A और B है और इनकी पावर का जोड़,
ए बी पावर का जोड़ 5, ए बी पावर का जोड़ 5, पावर्स का सम 5, पावर्स का सम 5, एन कितना है 5, 5 से 0 से स्टार्ट हुआ 5 से एन तक, 5 से 5 तक खत्म होगा, ठीक है ना। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस करते हैं। सो आज बाइनोमियल में हमने ये सीखा है कि किसी भी कोई भी इंडेक्स हो, यानी कोई भी पावर हो, हायर पावर, पॉजिटिव हायर पावर हो, और ए और बी जो क्या है, बाइनोमियल का मतलब बाई, बेसिकली दो चीजों का सम या सब्ट्रैक्शन, तो दो चीजों के सम या सब्ट्रैक्शन पे पावर n है, तो n क्या होना, कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर चलेगा, और ए और बी रियल होने चाहिए। तो हमने बाइनोमियल के एक्सपेंशन से, बाइनोमियल की मदद से उसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपेंशन में हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जितनी भी पावर लगी हुई है एक्सपेंशन में, उससे ज्यादा एक टर्म आएगी, यानी अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी n+1, है ना। और दोनों जो इंडाइसेस हैं ए और बी, उन दोनों के पावर का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो क्लास 8th 9th और 10th तक, मतलब हमारी 10th तक की क्लास में हमें क्या आता था, मैक्सिमम a+b² आता था, a+b³ आता था, और a+b⁴ अगर कोई पूछे तो वो भी हम निकाल सकते थे। लेकिन आज इस लेक्चर को समझने के बाद अब आप ये समझ गए कि अगर a+b के ऊपर कोई भी पावर लगा दो आप, 4 से बड़ी, 10 20 30 40 50 60 70 कुछ भी पावर लगा दो, तो अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। किसी भी हायर पावर हो, दो नंबर्स का सम या सब्ट्रैक्शन, उसकी हायर पावर को आप बाइनोमियल की मदद से उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा, ठीक है। तो लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी भी है ना। सो आई होप समझ में आया होगा। बाकी बातें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।